इलेक्ट्रॉन बांटे जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बांट दिए गए हैं। अगर यदि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले जाता है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास बंद बिंदु जो होता है वो होता है होमोलैक्टिक, ये हेटेरोलैक्टिक यानी विषमांश बंधन। तो समांश बंधन में क्या हुआ, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, जी हाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक एटम का दूसरे एटम का। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला गया और एक दूसरे एक के पास चला गया, तो दोनों एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या बनता है, एक फ्री रेडिकल। क्या बनता है, एक फ्री रेडिकल, एक मुक्त मूलक बनता है। ये समांश विंधन से बनता है। समांश यानी इक्वल, आप दो इलेक्ट्रॉनों को बराबर बांट दीजिए, उसी को हम कहते हैं समांश विंधन। विषमांश में क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक स्पीशीज लेकर जाएंगे। तो कौन सी स्पीशीज लेकर जाती है, इसके लिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युतीयता की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जिसकी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, खींचेगा। तो बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए बी इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर समांश विंधन हो रहा है यानी होमोलैक्टिक रिलीज हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको फ्री रेडिकल मिलेंगे। और उसके लिए कंडीशन अप्लाई क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बोथ एटम्स आर सेम और ऑलमोस्ट सेम। यदि दोनों की विद्युतीयता समान है या लगभग समान है तो वहां आपको समांश विंधन मिलेगा। और विषमांश विंधन कहां मिलता है, हेटेरोलाइटिक रिलीज जो है वहां कहां मिलता है, जहां पर विद्युतीयता का अंतर हो। यदि दोनों इलेक्ट्रॉन जो दोनों एटम हैं दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी अंतर है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ पर बनते हैं आयन, कैटायन और एनायन यानी धनायन और ऋणायन। तो ऐसी स्थिति में इस क्लीवेज को आप आयोनिक क्लीवेज यानी आयनिक विदलन भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि CX बॉन्ड टूटेगा। तो टूटने के दो तरीके आपको समझ में आए होंगे। अब टूटने के बाद जो स्पीशीज बनती है फ्री रेडिकल A+, B-, इन सबको कहते हैं इंटरमीडिएट यानी अभिक्रिया के मध्य में बनते हैं। तो इसे तोड़ने के लिए हमें जिस रिएजेंट की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकरण। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्शन काफी इजी है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए सबसे पहले बॉन्ड फ्यूजन यानी बंध विंधन की बात करेंगे, जो कि यहाँ हुआ। समांश विषमांश, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों ले गए तो उसे समांश कहेंगे। बनेगा क्या, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। और विषमांश में क्या बनते हैं, कैटायन और एनायन, इसे हम आयनिक विदलन भी कहते हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं वो किस वजह से बन रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकरण क्या है, अटैकिंग रिएजेंट यानी आक्रमणकारी अभिकरण ये रिएक्टेंट है जिसे प्रोडक्ट में बदलने के लिए हमारे पास एक अटैकिंग रिएजेंट होता है। अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास मेनली तीन प्रकार के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। नंबर 1 is electrophile, number 2 is nucleophile and other one is free radical। तो तीन प्रकार की ये जो अटैकिंग रिएजेंट है ये इस पर अटैक करते हैं और इसे इसमें कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट से पहले जो इंटरमीडिएट बनता है उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बॉन्ड क्लीवेज के बाद में आपको ले चलता हूं कहां, जहां पर आप बात करेंगे अटैकिंग रिएजेंट के बारे में। और अटैकिंग रिएजेंट के बाद बात करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है। तो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेंगे इस रिएजेंट पर, आक्रमणकारी अभिकरण पर। तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि क्यों ये अटैक करेंगे, क्यों इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्यों फ्री रेडिकल अटैक करेगा। तो इसके लिए हम बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं, तो नाम में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग, इलेक्ट्रॉन्स नहीं या इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। तो इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो डेफिनेटली जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे उन्हीं को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। जैसे H+ क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, यानी जहां भी इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वहां अटैक करेगा। ठीक है। उसी प्रकार OH- क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसे आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे।
ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम। तो पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहां पर इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं जाएगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन OH माइनस कहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। और फ्री रेडिकल ये कहां आक्रमण करेगा, तो फ्री रेडिकल जो है वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये दो प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स को भी आप अंदर क्लासिफाइड कर सकते हैं टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, यानी जिसका पॉजिटिव चार्ज हो एज वेल एज H+, Cl- और अदर वन इज न्यूट्रल, यानी उदासीन जिसका कोई चार्ज नहीं। अगर वो उदासीन है तो ऐसी स्थिति में क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे, यानी वो क्या होंगे, लेविस एसिड यानी लुईस अम्ल। तो जो भी लुईस अम्ल है जैसे AnCl3 है, ठीक है, इसको भी आप H+ इसकी तरह कंसीडर कर सकते हो। एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह न्यूक्लियोफाइल, जिस तरह से इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल भी दो प्रकार के होते हैं। एक होगा आपके पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज, और दूसरा होगा आपके न्यूट्रल यानी उदासीन। तो नेगेटिव चार्ज जैसे OH- और पॉजिटिवली जैसे ROH अल्कोहल। काफी इंटरेस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है जानना, क्यों, क्योंकि ये एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अगर इसका अल्कोहल साइड बनाते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए वहां पर दो तरह की आपको रिएक्शन मिलेगी। तो न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आप पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि अल्कोहल जो है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यानी नाभिक स्नेह की तरह काम कर सकता है, वो एक उदासीन न्यूक्लियोफाइल है। और फ्री रेडिकल हमारे पास कौन सी स्पीसीज है, वो स्पीसीज है जिसमें क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जैसे Cl है, Cl क्लोरीन कौन से ग्रुप में है, 18 नंबर ग्रुप में है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 17 नंबर ग्रुप में है, तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17। एक इलेक्ट्रॉन अगर वो कहीं से लेता है तो उस पर क्या चार्ज आता है, माइनस चार्ज। तो क्लोराइड आयन जो है वो तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन न ले तो आप ध्यान से देखेंगे कि इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और कोई चार्ज नहीं है। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता और ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से आप उसे डॉट के बाहर रिप्रेजेंट करते हैं। तो अटैकिंग एजेंट कितने प्रकार के हुए, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और फ्री रेडिकल। अब हम बात करते हैं कि ये जब अटैक करते हैं तो क्या बनाते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसकी रिएक्शन इंटरमीडिएट। जी हाँ, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की अगर आप बात करें तो वो बेसिकली 5 प्रकार के होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच आर कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, कार्बेन्स, नाइट्रीन्स एंड फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन यानी कार्बोनाइन, नाम भी लिखा हुआ है। कार्बोनाइन का मतलब जिसमें कार्बन पर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो वहां पर वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो आपको कार्बोकैटायन के बारे में जो बातें याद रखनी है वो है, नंबर फर्स्ट वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंसी सेल इज 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। और कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp2, ठीक है, क्योंकि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड है, नॉन पेयर नहीं है, इसलिए 3 ऑर्बिटल, इट मींस 1s और 2p sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब हुआ कि ये क्या हो गया, ट्राइएबल देना यानी त्रिकोणीय समूह। दूसरी स्पीशीज क्या है, वो है कार्बोएनायन, यानी इस बार कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बोएनायन जो है उसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे कितने, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है
इसलिए ये किसकी तरह काम कर सकता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही की तरह काम कर सकता है। इसकी वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन नेगेटिवली चार्ज है, ये हमें याद रखना है। और थर्ड वन इज हाइब्रिडाइजेशन। तो आप देखिए यहाँ 3 तो क्या है सिग्मा बॉन्ड और एक और पेयर 3 + 1 = 4, इसका मतलब sp और 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन लॉन्ग पेयर होने की वजह से जो आपकी स्ट्रक्चर है वो पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाती है। थर्ड वन इज फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल की बात की जाए तो फ्री रेडिकल में हमने कहा था कि कोई भी स्पीसीज हो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम यानी परमाणु या परमाणुओं का समूह जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, which have an unpaired electron and there is no charge on it, यानी वहां पर कोई भी तरह का आवेश नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं इस मैथिल मुक्त मूलक की यानी CS की। तो मैथिल मुक्त मूलक में आप देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप कैसे दर्शाएंगे, ड्रॉप के द्वारा। ये हमेशा याद रखिए, कैटायन में हमेशा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन पर हमेशा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन फ्री रेडिकल जरूरी नहीं केवल कार्बन हो। लाइक Cl डॉट ये भी एक फ्री रेडिकल है, लाइक I डॉट ये भी एक फ्री रेडिकल है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, मैथिल मुक्त मूलक की, फ्री रेडिकल। तो वहां पर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। और जो आपके हाइब्रिडाइजेशन है वो फ्री रेडिकल्स में अलग-अलग होंगे। क्यों, क्योंकि जरूरी कि हमेशा वो मैथिल मुक्त मूलक हो, आयोडीन हो या फिर क्लोरीन हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, ये 4 टाइप ऑफ इंटरमीडिएट। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि कार्बन जो है वो 4 प्रकार का होता है, एज वेल एज नो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन जो है वो एटलीस्ट 1 कार्बन एटम से जुड़ा है, या फिर सभी हाइड्रोजन एटम हो तो उसे आप 1 डिग्री कहेंगे। 2 डिग्री का मतलब एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, और 3 डिग्री का मतलब एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। 4 डिग्री का मतलब 4 कार्बन से जुड़ा हो। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रकार के क्या होते हैं, कार्ब कैटायन। तो कार्ब कैटायन जो है वो कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। एक होगा आपके 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री, और एक होगा आपके कार्ब एनाइन। तो कार्ब एनाइन भी 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन तीनों के प्रकारों की अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कार्बन एटम। अगर 1 डिग्री कार्बन हुआ तो आप उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन आयन यानी 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर 2 डिग्री हुआ तो उसे कहेंगे 2 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर और स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना जरूरी होता है। यानी आप ये याद रखेंगे कि इनका स्थायित्व का क्रम क्या है और इनके क्रियाशीलता का क्रम क्या है। तो सबसे पहले मैं कार्ब कैटायन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो कार्ब कैटायन की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप बात करेंगे 1 डिग्री के लिए। तो 1 डिग्री का मतलब है कि या तो तीनों हाइड्रोजन हो या फिर एक अल्किल समूह हो। उसी प्रकार 2 डिग्री में क्या होंगे, 2 अल्किल ग्रुप होंगे, और 3 डिग्री में क्या होंगे, 3 अल्किल ग्रुप होंगे। कार्बन 4 डिग्री हो सकता है, लेकिन कार्ब कैटायन 4 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 डिग्री होगा तो कार्ब कैटायन नहीं होगा। इसलिए केवल 3 प्रकार के होंगे। जो फर्स्ट है वो क्या है, 1 डिग्री कार्ब कैटायन। जो सेकंड है वो क्या है, 2 डिग्री है, और जो अदर वन है जो थर्ड वन वो है 3 डिग्री कार्ब कैटायन। बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में, स्थायित्व। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है,
अगर इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके साथ में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉन दे, जो क्या दे, इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्थिति में वो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। तो इस तरह से एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन देने को आप कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, आई इफेक्ट। और आई इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस, जो कि हम इसी क्लास में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये तीनों एल्किल ग्रुप इसे इलेक्ट्रॉन देंगे, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 3 डिग्री स्टेबल ज्यादा होता है, 2 डिग्री कम होता है और 1 डिग्री से कम। एग्जाम में हमेशा इनके और स्पेसिफिक ऑर्डर को असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में पूछता है। आरोही और अवरोही, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो। जो मैंने लिखा है वो कौन सा ऑर्डर है आप देख सकते हैं, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी अवरोही घटते हुए क्रम में लिखा है। अगर इसे कुछ मैं इस तरह से लिखता हूं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर। किसका है, स्टेबिलिटी। और अगर आप बात करें रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता की बात करते हैं, तो रिएक्टिविटी जो है वो स्टेबिलिटी का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा, जो आपके लेस स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव। यानी इसी का ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए, यानी 3 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री अधिक और 1 डिग्री सबसे ज्यादा। तो ये थे आपके कार्ब कैटायन। तो जिस तरह से कार्ब कैटायन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, उसी प्रकार से कार्ब